सपने हमेशा आगे जाने को उकसाते हैं। सपने अंदर के अरमानों को बाहर ले आते हैं। यस नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी? चलिए, शनिवार की सुबह अमित, बिट्टू, अंजलि, शिवम, सुनील, अनुराग, हरिओम, सीमा, पुष्पराज, रूबी, क्या हाल है आप सबके? वेरी गुड मॉर्निंग। काजल, राहुल और भी बहुत लोग के नाम तेजी से जा रहे हैं। सब लोग बढ़िया हो, अच्छे हो? बिल्कुल जी। हाँ, अच्छा दीपाली, चलिए बढ़िया है। वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है जी, चलिए देखिए हम क्या आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 137 तक आई थिंक हमारा कल हो गया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 138 से। थैंक यू, थैंक यू। हम एकदम अच्छे हैं, थैंक यू मनोज। हाँ चलो भाई, करें अब शुरू, है ना? आज किसके घर जा रहे हैं बताएंगे, आपको वीडियो में ही बताएंगे, सरप्राइज है। जिनके घर जा रहे हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि सर आज आप हमारे घर आ रहे हो, लेकिन आपको कमेंट दिखेगा नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा आज किसके घर जा रहे हैं। लेकिन आपकी क्लास लेके मैं निकलूंगा और आज हम हमारे किसी विद्यार्थी के घर जा रहे हैं और उसका वीडियो कल जारी होगा, कल उसको अपलोड करेंगे। तो वीडियो के माध्यम से आपको पूरी यात्रा दिखाएंगे, है ना? लेकिन बहुत मजा आएगा आपको, पहले ही बता देता हूं मैं। बिल्कुल तनीषा दौड़ेगा, चलेगा। तनीषा बोल रही है सर मैं 15 अगस्त पे आपकी मिमिक्री करना चाहती हूँ। इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। चलो अभी करते हैं शुरुआत, है ना? 15 अगस्त की जो प्रस्तुतियां हैं, झलकियां हैं, वो आप हमें भेजिएगा। फिलहाल करते हैं शुरू, लेट स्टार्ट। आइए देखिए, एबीसीडी एक वर्ग है ना? एबीसीडी एक वर्ग है। भुजा बीसी को आधार मानकर बीसी पर त्रिभुज क्यूबीसी बनाइए। एसी पर उसे आधार मानकर त्रिभुज पीएसी बनाइए। जिसे त्रिभुज क्यूबीसी समरूप हो जाए पीएसी से, तो क्यूबीसी
और पीएसी का क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होगा? कुल मिला के आपको अनुपात बताना है। बहुत प्यारा सवाल। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल, सबके घर आने का प्रयास करेंगे कभी ना कभी। ठीक है, चलते रहेगा अब ये। अरे नहीं दीपाली जी, खाना हम खा के आएंगे क्योंकि निकलने में टाइम हो जाएगा मैं ना। चलो देखो, एबीसीडी एक वर्ग है। एबीसीडी एक वर्ग है। अब बात खत्म करते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं। यहां ध्यान दीजिए, भुजा बीसी को आधार मानकर बीसी पर त्रिभुज, देखो इसको मैं नाम दे देता हूं ए बी सी डी। और आपको पता है वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर होती है। बीसी को आधार मानकर हम एक त्रिभुज की रचना करेंगे, है ना। इस प्रकार से एक त्रिभुज को बनाएंगे, लेकिन वो कुछ ऐसा होगा। ऐसा देखो, आपको डायग्राम से समझ में आएगा। ये बीसी को आधार मान के हम इस प्रकार का एक त्रिभुज बनाएंगे, है ना। और त्रिभुज का नाम क्या रहेगा? क्यूबीसी। ठीक, एसी पर उसे आधार मानकर, अब एसी को आधार मानकर पीएसी बनाएंगे। तो देखिए, एसी को अगर मुझे आधार मानना है, तो एसी को आधार मानना है तो ऐसे बनाना पड़ेगा। और पी ए सी, एसी पर उसे आधार मानकर त्रिभुज पीएसी बनाइए। अच्छा, हम्म, जिससे क्यूबीसी, एक तो आपका क्यूबीसी हो गया और पीएसी हो गया। देखो एसी भुजा हमें बनानी है ना, इस तरीके से लेनी है कि अपना यहां पे काम बन जाए। लेकिन यहां पे ए बी सी डी ठीक है, एसी को आधार बनाकर अगर हम बनाएंगे तो, एक मिनट, ये ऐसे नहीं बनेगा। इसको अपने को ऐसे बनाना पड़ेगा क्या? ऐसे बनाना पड़ेगा। देखो मैं बताता हूं। ऐसे बनेगा ये। देखो ये हो गया एसी आधार, है ना। और इस बिंदु को हम क्या नाम देंगे? इसको नाम देंगे पी, पी ए सी। अब देखो आप डायग्राम अच्छे से, फिर इसको अपन लोग सॉल्व करते हैं। हम्म, हाँ ठीक है। यस, नहीं उसमें ही हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आ जाओ जरा आप इधर। अब देखो, हमें पता है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है ना। वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा कि बताओ इसका विकर्ण, सो कॉल्ड यहां पर जो एसी है वो क्या होगा? तो वो होगा √2 इंटू ए, यानी इसका विकर्ण कितना होगा? √2 होगा। ये हो गया आपका विकर्ण, √2 है। अब आपसे बोला है ट्राइंगल क्यूबीसी का क्षेत्रफल और ट्राइंगल पीएसी का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमें पता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, या तो हम ये लगा सकते हैं, लेकिन हमें उसकी भी जरूरत नहीं है। आपको उन्होंने पहले ही कहा है कि दोनों ट्राइंगल क्या है? दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के समरूप हैं, सिमिलर हैं। आपको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं थी। और जब दो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं, तो उनकी भुजाएं समान अनुपात में होती है। तो आपको उनके आधार के बारे में पता है, तो आधार को ले लो। इसका आधार क्या है? इसका आधार है बीसी, उसका वर्ग कर देंगे। इसका आधार क्या है? एसी, उसका वर्ग कर देंगे। तो बीसी की वैल्यू 1 है और एसी की वैल्यू कितनी है? √2 है। तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, √2 का 2 हो जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई? 1/2, 1/2। आया समझ में? नहीं आशीष, किसी से नाराज नहीं, हम क्यों नाराज होंगे। आया समझ में?
हम्म। √2 कहां से आया? विकर्ण का फॉर्मूला लगाया ना हमने। वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 गुणा भुजा। मैं इस विकर्ण को निकालना चाहता हूं तो √2 गुणा भुजा। भुजा कितनी है? 1, तो ये आ गया √2, ये विकर्ण आ गया। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, सिमिलर हैं, तो उनकी साइड्स सेम रेशो में होती है, भुजाएं समान अनुपात में होती है, तो इसका आधार और इसका आधार समान अनुपात में होगा। और भुजाओं का वर्ग करते हैं तो क्षेत्रफल का अनुपात मिलता है। तो इसका आधार 1 है, इसका आधार √2 है। आंसर आएगा 1/2, 1/2। नेक्स्ट। अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जो नया है या अभी ऑफर में आपने कोई बैच लिया है, तो आपको शुरुआत से पढ़ना है किसी भी चैप्टर को, बीच में से नहीं, है ना। तो या तो आप परसेंटेज रेशो से शुरू कर सकते हो, या कोई भी चैप्टर को पहली क्लास से पढ़ना और फिर कवर करके लाइव क्लास में आना, तो आपको समझ में आएगा। नहीं तो सब ऊपर से जाएगा आपके। अच्छा। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। एक की जगह सत्यम कुछ भी मान लो, हर वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। आपने हर भुजा को 1 माना, 2 मान लो, 4 मान लो, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, रेखा PQ त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः P और Q पर इस प्रकार काटती है कि AP और PB का रेशो 3:2 है। और ट्राइंगल APQ और ट्राइंगल ABC के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो आपका पहले तो एक ट्राइंगल हो जाएगा जिसका नाम हो जाएगा ABC। रेखा PQ इस प्रकार है कि AB और AC को P और Q पर इस प्रकार काटती है कि उनका रेशो ये हो जाए, है ना। तो यहां पे एक बिंदु होगा P और यहां पर एक बिंदु होगा Q, और इसको ये 3 और 2 के अनुपात में काटती है। ठीक है, P से लेकर B तक थोड़ी सी नीचे आएगी है, इधर ज्यादा आएगी। तो ये 3 होगी, तो ये कितनी होगी? 2 होगी। तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। ट्राइंगल APQ का रेशो और ट्राइंगल ABC का रेशो हमें यहां पर बताना है। बोलो भाई। ठीक है, कुछ लोग के आंसर करेक्ट है, कुछ लोग के गलत है। देखो क्या होगा, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो कोई भी एक भुजा लेंगे। अगर हम बात करें, जैसे एक ट्राइंगल आपका ABC हो रहा है, अगर एक ABC है, तो एक ट्राइंगल आपका क्या बनेगा? एक आपका बनेगा PQ, APQ, ये P है ना। तो ये क्या बनेगा? PQ बनेगा। तो जो AP होगा वो इस पूरे भुजा के बराबर होगा ना, पूरे AB के बराबर होगा। और क्षेत्रफल का अनुपात बताना है तो दोनों का वर्ग निकालना पड़ेगा, है ना। तो A से लेकर P तक की वैल्यू कितनी है? A से लेकर P तक की वैल्यू 3 है, और A से लेकर B तक की पूरी वैल्यू कितनी है? 3 और 2 5। तो करेक्ट आंसर इसका 9/25 आएगा। 9/25, 9:25, 9/25, 9/25। बोलो ओके है? 3 का वर्ग और 5 का वर्ग। अरे पूरी भुजा लेंगे ना, इतनी भुजा क्यों लोगे? ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज है तो उसकी कंप्लीट भुजा लेनी पड़ेगी ना। ए से लेकर बी तक पूरा लेना पड़ेगा, और ए से लेकर पी तक। तो ए से पी कितना है? 3, और ए से बी कितना है? 5। 9/25। ठीक है।
ओके, सिमिलरिटी तो हमने बहुत प्रूव करी है ना पहले भी। देखो, एक वृत्त की दो जीवाएं हैं, ए बी और ए सी, है ना। बी और सी पर स्पर्श रेखाएं पी पर मिलती हैं। ए बी और ए सी एक वृत्त की दो जीवाएं हैं, मतलब दोनों एक ही जगह से निकलेंगी, है ना। आप एक ही जगह से ए बी बना लोगे और ए सी बना लोगे, है ना। और दो स्पर्श रेखाएं हैं, पी से निकलती हैं और बी और सी पर मिलती हैं। तो मान लीजिए यहां से एक बिंदु है पी, इससे दो स्पर्श रेखाएं निकलेंगी। तो एक कुछ इस प्रकार से निकली, ठीक है, और एक इधर निकलेगी। ठीक है, ऐसे समझ लो इसको। ऐसा बोल रहे हैं और यहां कहीं पे सेंटर होगा, है ना। अब आपसे ये बोल रहे हैं कि बी ए सी 50 डिग्री है, बी से लेकर ए तक, ए से लेकर सी तक, इसको ए नाम दे दो, है ना। तो ये आपका कितना डिग्री है, ये आपका 54 डिग्री है। तो बीपीसी क्या होगा, यानी ये वाला एंगल क्या होगा। अब एक बात समझना, अगर मैं इन दोनों को ए से बना दूं और इसको हम कुछ भी नाम दे देते हैं, डी नाम दे देते हैं, तो क्या यहां पे ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया, क्या एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, है ना। एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया, है ना। अब चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के जो कोण होते हैं, नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चक्रीय चतुर्भुज बनाने से फिलहाल तो कोई फायदा ही नहीं है, एक मीटर को हम इसको ऐसा करते हैं, इसको भी नहीं मिलाते, आप इसको ऐसे मिला दो, ऐसे मिला दो। केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि का हमेशा दुगना होता है, यहां 54 है तो यहां पे डबल बनेगा, यानी 108 बनेगा। सेंटर का एंगल हमेशा सरकमफेरेंस का डबल, यानी 108, 108। क्लियर है। अब हम एक छोटा सा काम बस ये कर सकते हैं, यहां पे इसको मैं ओ नाम दे दूं और आपको मैं ये बता दूं कि ओ बी पी सी ऐसी स्थिति में भी जो बनता है, इसको भी हम चक्रीय चतुर्भुज बोल सकते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इसको भी बोलते हैं, है ना। तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण 180 में से 108 गया, आंसर कितना आएगा, 72। 72 इज द आंसर। क्लियर है ना। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। दूसरा तरीका यहां पे क्या हो सकता है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब आप सेंटर से इसको मिलाते हो तो ये 90 डिग्री, सेंटर से इसको मिलाते हो तो ये 90 डिग्री, तो ये दोनों तो 90 90 180 हो गए। अब किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 होता, 360 होता है, 360 में से 180 गया तो बचे ये दोनों ना, इनका योग 180 होगा। तो ऐसी इसी कारण हम इसको चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी टाइप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों 90 90 के होंगे। नेक्स्ट, यस, परिधि को इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफेरेंस। हम्म, जरूर जरूर।
शैलेंद्र, दो दो टॉपिक मैनेज नहीं कर पाए इसलिए तो सब लोगों ने इसकी डिमांड की थी। सबका अपना अपना सोचना होता है ना, किसी को भी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। दो दो टॉपिक पढ़ोगे तो दोनों पे कैसे काम करोगे? चलिए, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण बीडी की लंबाई कितनी है? 12 है। तो एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। समांतर चतुर्भुज मतलब जिसमें आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, है ना। तो ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर हो गई, पैरेलल हो गई, और इसको यहां पे लेकर चलते हैं। ठीक है, नाम दे देते हैं ए बी सी डी, और ये हो गया आपका विकर्ण बी डी, है ना। ये हो गया ए बी सी और डी, ये हो गया आपका विकर्ण बीडी। बीडी की लंबाई आपको 12 दी हुई है। पी और क्यू एबीसी और एडीसी के केंद्रक हैं। एबीसी, अब देखिए हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, ए से भी एक विकर्ण खींचना पड़ेगा, ठीक है। और यहां पर सेंटर हो जाएगा, ये एक दूसरे को काटेंगे। अब एक ट्राइंगल आपका बन रहा है एबीसी और एक ट्राइंगल बन रहा है आपका एडीसी। इतनी बात समझ में आ रही है? अब क्या हो रहा है, इस ट्राइंगल को देखना एबीसी को, है ना, मैं आपको जो बोल रहा हूं उसकी तरफ ध्यान देना। इस वाले ट्राइंगल को देखो ध्यान से, तो इस वाले ट्राइंगल में आपको केंद्रक बनाना है, तो केंद्रक यहां बनेगा, है ना। तो केंद्रक हमेशा क्या होता है, केंद्रक की खासियत क्या होती है कि केंद्रक हमेशा माध्यिका को 2:1 में बांटता है। तो यहां पर एक बिंदु हो जाएगा P और ये 2:1 में बांटेगा। ठीक इसी प्रकार एडीसी में यहां पर एक बिंदु हो जाएगा, यहां पर एक बिंदु हो जाएगा Q, और माध्यिका हमेशा 2:1 में बांटती है, तो ये भी आपका 2:1 हो जाएगा। तो रेखाखंड P से लेकर Q तक की आपको दूरी बतानी है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर BD B से लेकर D तक की लंबाई 12 है, तो पूरे की लंबाई 12 है। इस 12 को अगर मैं दो हिस्सों में बांटूं तो इधर भी 6 होगा, इधर भी 6 होगा, है ना। 6 का मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको O नाम दे दूं तो O से लेकर B तक और O से लेकर D तक, इन सब की लंबाई 6 होगी। यहां से यहां तक 6 और यहां से यहां तक भी 6, है ना। अब अगर इस 6 को 2:1 में बांटें तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 2। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो अगर 1 की वैल्यू 2 है, इसका मतलब यहां से यहां तक, ठीक है, OP की वैल्यू भी 2 है और OQ की वैल्यू भी 2 है ना। तो आपसे पूछा है P से लेकर Q तक, तो P से लेकर Q तक देखो, यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 2, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर है 4। आया क्या समझ में? हम्म, क्लियर है भाई? इस पूरे की लंबाई कितनी है? इस पूरे की लंबाई 6 है। तो 6 को अगर बांटोगे 2 और 1 3, 1 की वैल्यू 2, मतलब यहां से यहां तक की वैल्यू 4 होगी और यहां से यहां तक की 2 होगी। ऐसे ही यहां से यहां तक ये 4 होगा और इधर 2 होगा, तो ये भी 2, ये भी 2, टोटल P से Q तक कितना हो जाएगा? 4। बस इतना सा खेल यहां पे चल रहा है। चलें आगे। अच्छा, इसके बाद कुछ 8 से 10 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। इनका नाम है पॉलीगन, और पॉलीगन को हिंदी में बोलते हैं बहुभुज, जिसकी मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज बताई थी, शायद आपको याद होगा, है ना। हमने अंतः कोण, इंटरनल एंगल निकालना सीखा था। 3 फॉर्मूले मैंने बताए थे, आपको जल्दी से याद दिला देता हूं। एक अंतः कोण इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। अगर केवल इतना करोगे तो आपको केवल अंदर बनने वाले सारे कोणों का योग आ जाएगा, और अगर सारी भुजाओं का भाग दे दोगे तो प्रत्येक कोण मिल जाएगा। फिर अगला होता है बाह्य कोण,
जिसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, और सभी बाह्य कोणों का योग 360 होता है, और n यानी जितनी भुजाएं होंगी उससे भाग दे दोगे तो प्रत्येक कोण मिल जाएगा। और तीसरा होता है आपका विकर्ण। विकर्ण का मतलब होता है आपका डायगोनल, और डायगोनल का मतलब क्या होगा? डायगोनल का फॉर्मूला होता है n-3, ऐसे ही कुछ होता है क्या, डिवाइडेड बाई 2। उसके अंदर कितने विकर्ण बनेंगे वो हम पता लगा सकते हैं, तो n-3 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? हाँ, ठीक है बात। ओके, चलो। अच्छा, एक छोटी सी चीज आपको मैं इसमें ही बता देता हूं, है ना। एक फॉर्मूला होता है जिसकी शायद आगे जरूरत पड़े। कभी आपसे चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा जाए, क्षेत्रफल पूछा जाए, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? जैसे हमारे पास एक सर्कल है, इसके अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। तो इसका नाम हो गया, मान लीजिए ABCD। एक भुजा ए है, दूसरी भुजा बी, तीसरी सी, चौथी डी। तो इसका फॉर्मूला होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी, और पूरा किसके अंदर आता है? वर्गमूल के अंदर। ये होता है इसका एरिया यानी क्षेत्रफल। और एस मतलब यहां क्या हो जाएगा? चारों भुजाओं का आधा, है ना। लिख लेना, कभी जरूरत पड़ जाए इसकी। चक्री चतुर्भुज का क्षेत्रफल कभी पूछा जाए तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी, और एस का मतलब चारों भुजाओं का आधा। चलिए, तीनों फॉर्मूले आपको ये याद होंगे बहुभुज के। अब करते हैं शुरुआत। यदि n भुजाओं वाले एक समबाहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण प्रत्येक बाह्य कोण का दुगना हो तो n का मान क्या होगा, है ना। प्रत्येक आंतरिक कोण प्रत्येक बाह्य कोण का दुगना हो तो n का मान क्या होगा? प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होता है? n, ठीक है, n-2, सॉरी, n हो गया, n-2 हो गया, गुणा 180 हो गया, और इसको अगर इसको अगर n से भाग दे दिया जाए तो ईच इंटीरियर एंगल मिलेगा, प्रत्येक आंतरिक कोण मिलेगा, हाँ या ना? ठीक है, n-2 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय n-2 180 डिवाइडेड बाय n, प्रत्येक आंतरिक कोण। प्रत्येक बाहरी कोण कितने का होगा? तो प्रत्येक बाहरी कोण हो जाएगा आपका 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n। 360 डिवाइडेड बाय n का क्या होगा? दुगना होगा, है ना। प्रत्येक आंतरिक कोण प्रत्येक y कोण का क्या होगा? दुगना होगा। तो अब हमें पता लगाना है भैया। तो देखो, n से n गया, ठीक है, और क्या कर सकते हो? चाहो तो इस 180 से इसको उड़ा दो तो कितना हो जाएगा? 2, 2 दूनी 4। तो n-2 इज इक्वल टू 4, ये 2 और उधर चला जाएगा, तो n का मतलब क्या हो जाएगा? 6। n मतलब उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, नंबर ऑफ साइड्स इन दैट पॉलीगन। तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। करेक्ट, आया समझ में? नेक्स्ट, एक समबहुभुज का आंतरिक कोण 140 है, उस समबहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है? देखो, आपको एक बात और पता होगी कि प्रत्येक इंटीरियर एंगल और प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल का सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है। इंटीरियर को एक्सटीरियर में बदलने में बहुत फायदा है। आंतरिक कोण को बाहरी कोण में बदल दो, उससे आंसर बहुत जल्दी आ जाता है। तो अगर प्रत्येक इंटीरियर एंगल 140 का है तो एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा? 40 का। भाई आप कोई भी पॉलीगन बना लो, है ना, कोई भी पॉलीगन आप अगर बनाओगे तो आपको पता है, मान लीजिए ये है, ठीक है, या ये है, तो ये होगा इंटीरियर,
और ये होगा आपका एक्सटीरियर, दोनों का सम 180 होगा, कोई भी एंगल आप लोगे, है ना, पॉलीगन लोगे। तो अगर प्रत्येक अंदर बनने वाला कोण 140 है तो प्रत्येक बाहर बनने वाला कोण कितना होगा, 40, ओनली 40। ये बड़ा आसानी से पता चल गया। अब उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है, हमें पता है कि कोई भी बहुभुज हो, बाहर बनने वाले सभी कोणों का योग 360 होता है, और ईच एक्सटर्नल एंगल, प्रत्येक बाहरी कोण कितने अंश का बन रहा है, 40 का बन रहा है, तो 4 इंटू 9। उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी भैया, 9 होगी। ये आंसर है आपका। सबसे आसान तरीका इसको बदलने का, है ना, क्योंकि जो बाहरी कोण बनता है उनका योग तो हमेशा 360 होता है, और एक कोण 40 का है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। अगला सवाल, वेरी गुड। हम्म समबहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1440 है, भुजाओं की संख्या कितनी है। देखो n-2 इंटू 180 डिग्री करेंगे तो सभी अंदर बनने वाले कोणों का योग प्राप्त होगा, और जो किसके बराबर है, विच इज इक्वल टू 1440, है ना। आप 0 से 0 उड़ाओगे, 18 से ये कैंसिल होगा 8 बार, तो n-2 इज इक्वल टू 8। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ये हो गया, आंसर आ गया। भुजाओं की संख्या कितनी हो गई, 10। नेक्स्ट, दो समबहुभुजों की भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है ना। यदि पहले बहुभुज का प्रत्येक भीतरी कोण 120 है तो दूसरे बहुभुज के प्रत्येक भीतरी कोण की माप क्या होगी। देखो इस बार दो अलग अलग पॉलीगन्स ले रहे हैं, दो अलग अलग बहुभुज यहां पर ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए, इसको हम दो पार्ट में बांटते हैं।
भुजाओं की संख्या 1:2 है। आप ऐसे समझिए कि अगर यहां भुजाओं की संख्या x है तो दूसरा वाला जो पॉलीगन है उसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, 2x है। अगर इधर भुजाओं की संख्या x है तो इधर भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। यदि पहले बहुभुज का प्रत्येक भीतरी कोण 120 का है, सोचिए अगर ईच इंटरनल एंगल 120 का है तो ईच एक्सटर्नल एंगल कितने का होगा, 60 का होगा। ईच इंटीरियर एंगल 120 है तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 60 होगा, है ना। और यहां पे सभी का मान कितना है, 360 है, और 60 से भाग दे दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहां पे भुजाओं की संख्या कितनी है, 6 है। हाँ या ना, भुजाओं की संख्या 6 है। अब अगर यहां भुजाओं की संख्या 6 है तो यहां भुजाओं की संख्या दुगनी होगी यानी 12, है ना। और अगर सारे बाहरी कोणों का योग 360 होता है तो प्रत्येक बाहरी कोण, ईच एक्सटीरियर एंगल 30 का होगा। अब हमें पता है कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का योग 180 होता है, तो अगर ये 30 है तो ये वाला आपका 150 होगा। ये आंसर आ गया सी वाला। क्लियर? बोलो, समझ में आया? बड़ा आसान है। ईच इंटीरियर 60, इससे पता चल गया कि इधर भुजाओं की संख्या 6 है तो इधर डबल होगी यानी 12। 12 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 30। अगर ये 30 है तो ये 150 हो जाएगा। दोनों का सम हो गया कितना, 180। तो प्रत्येक बाहरी कोण कितना हो जाएगा, 150। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, आशीर्वाद है अर्घ्या जी। ओके, वेरी गुड। देखो, एक समबहुभुज का आंतरिक कोण y कोण से 5 गुना है। समबहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी? आंतरिक कोण बाहरी कोण का 5 गुना है। इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल का कितना है, 5 टाइम्स है। तो हमें पता है कि दोनों का सम तो 180 होगा। ईच इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल का 5 टाइम्स है, तो ये आ गया आपका 6x जो कि 180 के बराबर है। तो x की वैल्यू कितनी है, 30 है। अब ये x का मतलब क्या हो गया, ये आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया, बाहरी कोण हो गया। अब बाहरी कोणों का योग होता है 360 और हर बाहरी कोण इतना है, तो बाहर कितने कोण, कितनी भुजाएं बनेंगी, 12। 12 आंसर आ जाएगा। हाँ या ना? यस। अब आप थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे होंगे शायद कि कैसे दिमाग चलाना है, कैसे करना है ना? ठीक है। ओके है, समझ में आया? हर अंदर का कोण बाहर का 5 गुना है तो 6x, x की वैल्यू 30। x मतलब बाहर बनने वाला कोण। बाहर बनने वाला कोण, एक कोण 30 है तो कितनी भुजाएं होंगी, 12 होंगी। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट।
यस। ठीक है, ज्योमेट्री अब पसंद आने लगी है ना। देखिए, पांच भुजाओं वाले बहुभुज के अंतः कोण आपको दिए हुए हैं। सबसे छोटा कोण देखो, एक को आप 2x मान लो, एक को आप 3x मान लो, अगले को फिर 3x मान लो, फिर एक को 5x ले लो और एक को 5x ले लो, और सभी का आपको योग पूछा है। पांच भुजाओं वाला है। अब आप एक बात बताओ कि अगर पांच भुजाओं वाला कोई बहुभुज है तो उसके अंदर बनने वाले सभी कोण कितने होंगे? पांच में से दो गया तीन, तीन का गुणा 180 से करेंगे, यानी अगर कोई पंचभुज होगा, अगर कोई पेंटागन होगा, तो उसके सभी अंदर बनने वाले कोण कितने के होंगे? वो 540 के होंगे। अंदर बनने वाले सभी कोण कितने के होंगे? 540 के होंगे, है ना। तो 5 और 5 10, 3 13 और 3 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18, 18x, जो 540 के बराबर होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30, है ना। x की वैल्यू 30 आ जाएगी। तो आपसे बोला है सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण क्या है? 2x है। तो ये आपका हो जाएगा कितना? 60, 60। सी आंसर है आपका। यस। आया आनंद। ठीक है, सभी अंदर बनने वाले कोणों का योग 540 होगा। उसके बाद तो फिर पूरी चीज आसान थी। अगले सवाल पर चलेंगे। एक समबाहुभुज में इसका एक आंतरिक कोण y कोण से 132 बड़ा है। उस बहुभुज की भुजाएं देखो, हमें पता है कि ईच इंटीरियर एंगल और ईच एक्सटीरियर एंगल का सम ऑलवेज कितना होता है? 180। और ईच इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का इन्होंने डिफरेंस पहले से बोल के रखा है, कितना है? 132, है ना। भाई दोनों का योग हमेशा 180 होता है, और इन्होंने बोला कि आंतरिक कोण y कोण से 132 बड़ा है। बड़ा है, छोटा है, कम है, ज्यादा है, लेस है, मोर है, डिफरेंस हमेशा माइनस। चलो, तो आप इससे कैंसिल कर दोगे तो ट्वाइस ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे तो 2 8 3 11 का एक कैरी 1, 312। तो इंटीरियर एंगल इसको आधा कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 156। नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 2 हो गया 8 और 3 11 का एक, 312। इंटीरियर एंगल 156 का है। चलो ठीक है, इंटीरियर एंगल अगर 156 का है तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा? तो हमें पता है कि दोनों का सम ऑलवेज 180 होता है। तो अगर 180 में से माइनस करोगे 60 70 80 यानी 24, ईच एक्सटीरियर एंगल 24 होगा। सारे बहुभुज का बाहरी कोण इतना और प्रत्येक बाहरी कोण इतना। तो इसको कर लेंगे हल। 12 तिया 36, है ना, 12 दूनी 24, और ये कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 15। यानी भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी जी? भुजाओं की संख्या 15 आ जाएगी, 15 आ जाएगी। सी आपका आंसर है। हम्म, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। ओके, आगे बढ़िए। ये अच्छा सवाल है।
ठीक है, आएंगे भाई, यूपी में भी आएंगे। दो समबाहुभुजों में भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:6 है। देखो, एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 5x मान लेते हैं और दूसरे में 6x मान लेते हैं। केवल 5 और 6 नहीं मान सकते ना, 5x और 6x मानना पड़ेगा। आंतरिक कोणों का अनुपात 24 और 25 है। अच्छा, आंतरिक कोण का फॉर्मूला क्या होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। नीचे आ जाए तो 6x-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 24/25। ये इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगाया हमने, n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। अच्छा सॉरी, n की जगह भी हम क्या लिखेंगे? n की जगह हम वही लिखेंगे क्योंकि n की वैल्यू ही तो 5x है, यहां n की वैल्यू ही तो 6x है ना। अब देखो 180 से 180 गया, x से x गया, ठीक है। अब यहां पे आप इसको ऐसे समझो कि ऊपर बचा 5x-2, नीचे बचा आपका 6x-2, ये तो है ही। इसके नीचे क्या है? 5 है और इसके नीचे 6 है, तो ये पलटी खा के ऊपर जाएगा जो 24/25 के बराबर होगा, है ना। अच्छा, अब ये कटेंगे 6 से 4 बार, 5 से 5 बार। इस 5 का मल्टीप्लाई क्रॉस में, 4 का मल्टीप्लाई क्रॉस में, तो इसको अगर आपने सॉल्व किया तो 5 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो ये आ जाएगा 25x-10, 5 और 10। 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 24x-4 का दुगना कितना हो जाएगा? 8, है ना। 25 में से 24 जाएगा तो ओनली x बचेगा, 10 उधर जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 2 आ जाएगी तो आप क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का दुगना 10 और 5 का 6 का दुगना 12। तो एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 10 है और दूसरे में कितनी है? 12 है। सी आपके प्रश्न का आंसर है, 10 और 12। ओके, हम्म, आइए आगे। एक समभुज के बहिष्कोण और अंतःकोणों का अनुपात 1 और 17 है। समभुज की भुजाओं की संख्या बताइए। कर चुके हैं हम ऐसा सवाल, जल्दी से आंसर आप लोग बताओ मुझे। यहां पे अंतःकोण, समभुज के अंतःकोण और बहिष्कोण का अनुपात इतना है, भुजाओं की संख्या बताइए। हम्म, वेरी गुड। इसको ऐसे करें क्या? प्रत्येक बाहरी कोण x और अंदर बनने वाला कोण 17x और सबका योग कितना होता है? 180 होता है ना। तो ये हो जाएगा आपका 18x बराबर 180। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। और ये एक प्रकार का क्या है? ये एक्सटीरियर एंगल है। ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल। बाहर बनने वाले सारे कोण 360 और एक बाहर बनने वाला कोण 10, तो भुजाओं की संख्या कितनी? 36, 36। ओके है। इसको देखिए, आएंगे भाई, सबके घर आएंगे।
देखिए, समबहुभुज के विकर्णों की संख्या, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू डायगोनल यानी विकर्ण। भुजाओं की संख्या नहीं पता, लेकिन विकर्ण की संख्या है 14 और 14 का दुगना होगा, है ना। n माइनस 3 इज इक्वल टू 28। अब आपको क्या करना है, ऐसा सोचना है, ऐसी संख्या सोचो जिनका गुणा करने पे 28 आए और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 कम हो, है ना। तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि सर 7 इंटू 4 ले सकते हैं। अगर n की वैल्यू 7 हो तो 7 में से 3 गया, 7 4 जा 28 सेटिस्फाई कर रहा है, यानी n की वैल्यू, भुजाओं की संख्या कितनी आ गई? 7। ये ऐसे ही सोचना पड़ेगा आपको। अब प्रत्येक आंतरिक कोण बताना है, तो प्रत्येक आंतरिक कोण कैसे निकालोगे? n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। ठीक है, 7 में से 2 गया 5, 5 का 180 में गुणा करा तो ये आ जाएगा आपका 900, 900 बटे में 7। 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, बचा आपके पास कितना? 2 जीरो, 7 दूनी 14, 7 इंटू 8 56 और 4 बटे 7, 128 4/7। ऑप्शन बी इज द आंसर। बताओ। हम्म। ठीक है, हाँ चलिए, यहां पे बहुभुज के क्वेश्चन खत्म, और आएंगे भी आगे, है ना। ये कंटिन्यू हमने ले लिए थे, बाकी अभी और आएंगे और करेंगे आगे। अगले सवाल को देखिए। हम्म, चलिए, 4 और 9 सेंटीमीटर वाले दो सर्कल हैं, दो वृत्त हैं। एक ये हो गया, है ना, और एक और ले लेते हैं थोड़ा सा बड़ा। ये हो गए अपने दो सर्कल। ठीक है भाई, है ना। इसको आपने, इसकी रेडियस कितनी हो गई? 4, और इसकी रेडियस कितनी हो गई? 9। ठीक है बात। और दोनों के बीच की दूरी 13 है, मतलब दोनों चिपके हुए हैं, तो सही बनाया डायग्राम अपन ने। अब इनके ऊपर एक स्पर्श रेखा है जो दोनों को टच करेगी, है ना। दोनों को टच करेगी तो कुछ इस प्रकार से इसको बनाना पड़ेगा, और इसकी लंबाई आपको बताना है। इसको P कहेंगे, इसको Q कहेंगे। तो PQ की लेंथ आपको बताना है। तो मैं आपको इसका तरीका बता रहा हूं। PQ की लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ R1 और R2। इसका यह तरीका होता है, ये उभयनिष्ठ जो स्पर्श रेखा है, इसको निकालने का फॉर्मूला है ट्वाइस ऑफ R1 इंटू R2। बताया भी था आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ R1 R2, मतलब 9 इंटू 4 हो जाएगा आपका 36, 9 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 36। किसका वर्ग होता है? 6 का। तो ये PQ की लेंथ कितनी आ जाएगी? 12 यानी 12। ओके भाई, नेक्स्ट। एबीसी में बी 70 है, सी 30 है, एडी ए बीसी पर लंब है, ए का समद्विभाजक है, डीएई की वैल्यू आपको बतानी है। बोलिए।
ठीक है, सही हरिओम। नो यश, एसएससी बैंक दोनों को साथ में नहीं लेना। देखो, ये हमने एक ट्राइंगल ले लिया ए बी सी। आपसे कहा है कि बी कितने अंश का है, 70 का है, सी कितने का है, 30 का है, तो ये वाला कितने का होगा, 80 का होगा। पूछना मत कैसे। एडी और एई बीसी पर लंब है, एडी और एसी एई है ना, एडी और एई बीसी पर क्या है, लंब है। ठीक है, तो हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, एडी हम लेंगे, ठीक है, और ए बीसी पर लंब है और ए का समद्विभाजक है। तो ये तो मैंने बना दिया अभी फिलहाल लंब, है ना, परपेंडिकुलर। तो ये क्या करेगा, ये इसको 90 डिग्री बनाएगा। और ए से ई तक मुझे एक और भुजा खींचनी है जो इसको आधा आधा बांटे। तो मान लीजिए मैंने ऐसे मान लिया इसको, ठीक है, थोड़ा इधर उधर होगा लेकिन डायग्राम ऐसे ही बनेगा इसका, है ना। और ये क्या काम करेगा, ये समद्विभाजक का काम करेगा, यानी ये क्या करेगा, ये कोण को दो बराबर भागों में बांटेगा। कौन, ए, है ना, एंगल ए का समद्विभाजक है। तो डी ए ई बताना है, डी ए ई बताना है, यानी आपको ये वाला एंगल बताना है। देखो, ए वाला जो है, अगर आप ई से उसकी तुलना करोगे तो उसने इसको आधे आधे में बांट दिया। भाई पूरा कोण 80 है, तो ए ई बाइसेक्टर है, तो उसने दोनों को 40-40 में बांट दिया। लेकिन आंसर 40 नहीं आएगा क्योंकि वो यहां से यहां तक 40 है, हमसे केवल इतना पूछा है, तो इसका आंसर हमें बताना है, इसलिए सीधा सीधा अपने को नहीं मिलेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या, है ना। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, डी ए ई बताना है, डी ए ई बताना है। मुझे एक बात बताओ, अगर हम केवल इस त्रिभुज की बात करें जहां पे ए है, डी है और बी है, हमें पता है कि ये वाला कोण 70 है, हमें पता है ये वाला कोण 90 है, तो क्या हमें ये वाला कोण पता चल सकता है। तो ये वाला कोण कितने अंश का हो जाएगा भैया, 9 7 16, यानी ये वाला हो जाएगा 20 का, है ना। ये जो इधर अंदर की तरफ बन रहा है, ये वाला कोण कितने का हो जाएगा, 20 का। लेकिन हमसे पूछा कौन सा है, हमसे पूछा है ये वाला कोण, डी ए ई पूछा है। अब आप एक चीज देखो जो अभी मैंने आपको बताई थी, ये ए है, ये ई है, इसने पूरे कोण को 40-40 में बांटा। अब हम जानते हैं कि ये जो कंप्लीट एंगल है ये कितने का है, 40 का है। इधर अगर 20 का है तो इधर कितने का होगा, 20 का। डी आंसर आ जाएगा 20, है या ना। ठीक है, ये कंप्लीट 40 का है ई के परफेक्ट में, देखो आप। और इधर अगर 20 है तो इधर भी कितना होगा, 20 होगा, 20 होगा। ओके, हम्म, ठीक है। त्रिभुज एबीसी की दो माध्यिकाएं बी सी एफ एक दूसरे को जी पर काटती हैं, है ना। तो ये हमने बनाया त्रिभुज, इसका नाम दे दिया एबीसी। दो माध्यिकाएं बना देते हैं बी और सी एफ, बी से लेकर ई तक और सी से लेकर एफ तक। इन दोनों ने एक दूसरे को कहां काटा, यहां पे, इसको नाम दे दिया जी, है ना। और बीजी और सीजी बराबर है, बीजी और सीजी बराबर है, बीजीसी यानी ये वाला एंगल कितने का है, 60 का है, और बीसी की वैल्यू कितनी है, 8 है ना। तो आपसे एबीसी का क्षेत्रफल पूछा है। अब मुझे एक बात बताना, अगर ये वाला 60 है, अगर दो साइड्स इक्वल है तो दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा।
और अगर किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री हैं तो ये तो समबाहु त्रिभुज कहलाता है, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाता है ना। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का हम केवल इसका एरिया निकालते हैं, ईच साइड 8 होगी, यानी ये भी 8 होगी, ये भी 8 होगी, ये भी 8 होगी, तो इसका एरिया होगा √3/4 इंटू ए का स्क्वायर यानी 64। √3/4 इंटू ए का स्क्वायर, 4 से ये कैंसिल होगा तो ये आएगा 16√3। तो ये मुझे मिल गया ट्राइंगल बीजीसी का एरिया। बीजीसी का एरिया कितना आ गया? 16√3। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये तो केवल इतने टुकड़े का एरिया है, हमें पूरे ट्राइंगल का एरिया बताना है। अब मुझे एक बात बस बता दो, ये हो गया। अगर हम यहां पर एक पॉइंट लें, एक माध्यिका, दूसरी माध्यिका और तीसरी माध्यिका, तो ट्राइंगल 3 बराबर हिस्सों में बंटता है ना, ट्राइंगल 3 बराबर हिस्सों में बटेगा। तो अगर एक हिस्सा 16√3 का है, एक हिस्सा 16√3 का है, तो तीनों की वैल्यू कितनी होगी? तीनों की वैल्यू होगी 48√3। आंसर 48√3 ए। हाँ या ना? ओके, बीई और सी एफ। अच्छा हाँ, इंग्लिश में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां सी ई नहीं आएगा, सी एफ आएगा, सी एफ है ना, सी एफ कर लेना उसको। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन। एट का स्क्वायर 64। देखो हमने इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आज शायद सबसे पहला इसी टाइप से हमने शुरू किया था, है ना। मैं एक बार आपको डायग्राम पहले बनाता हूं तो आप समझ पाओगे। एबीसीडी है, बीसी को आधार मानते हुए बीसी पर समबाहु त्रिभुज पीबीसी बनाया, एसी को आधार मानते हुए विकर्ण एसी पर, है ना, ए बी सी और डी, एसी को आधार मानते हुए, इस बार ऐसे आधार मान लेते हैं इसको अपन, ये देखो भाई ऐसा डायग्राम यहां पे बनेगा। बीसी को आधार माना और एक समबाहु त्रिभुज बनाया, यानी ये तीनों साइड्स कैसी हैं? बराबर है। स्क्वायर की चारों साइड अपने आप में इक्वल होती है, जो आपको पता है। और यहां पर विकर्ण एसी पर फिर से एसी पर भी समबाहु त्रिभुज बनाया, यानी ये भी कैसी हो जाएंगी? ये भी आपका एक समबाहु त्रिभुज हो रहा है, यानी ये तीनों साइड्स भी कैसी होंगी? बराबर होंगी। तो आपको ट्राइंगल का एरिया बताना है। मुझे एक बात बताओ, हमने उस समय क्या किया था? अगर वर्ग की प्रत्येक भुजा एक हो, अगर प्रत्येक भुजा एक हो, तो ये भी समबाहु त्रिभुज, अगर ये एक है तो ये भी एक होगा, ये भी एक होगा। और विकर्ण क्या आएगा? √2 आएगा, √2 इंटू है यानी भुजा। इसका मतलब ये अगर √2 है तो ये भी √2 होगा और ये भी √2 होगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है बात? करेक्ट, सिंपल है। तो आपको वापस से दोनों का एरिया बताना है, मतलब कुछ नहीं है। आप देखेंगे सबसे पहले ट्राइंगल पीबीसी, तो पीबीसी का बेस कितना है? बीसी। और नीचे है ट्राइंगल एबीसी, सॉरी क्यूएसी, क्यूएसी, इसका बेस कितना हो जाएगा? ये हो गया बीसी, और इसका बेस कितना हो गया? एसी। तो बीसी की वैल्यू 1 है, एसी की वैल्यू √2 है, तो आप दोनों का स्क्वायर करोगे, आंसर सेम आना है 1/2। 1/2 सेम।
आया? ठीक है भाई, ओके। इसी के साथ आज के क्वेश्चंस यहीं पे एंड होते हैं। आज के लिए इतना ही। कल आगे बढ़ते हैं, कल यानी मंडे को आगे बढ़ते हैं। और कल का आपको वैसे पता ही है, कल आज रात को 8:30 बजे हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा मैं, अगर आपको पढ़ना है। हालांकि आपको भी पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको अगर आज पढ़ना है तो आप यूट्यूब पे 8:30 बजे आ सकते हो। कल एक मैराथन क्लास है लगातार 2 घंटे की, है ना। और मंडे वापस अपने समय पर मिलेंगे मॉर्निंग में, है ना। और आप जानते हो विनर्स के ऐप पे रक्षाबंधन का ऑफर चल रहा है। अगर आपके कोई भी दोस्त यार भाई बंधु हैं तो उन्हें आप ज्वाइन करा सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि इसके बाद फिर ऑफर बहुत लंबे समय तक नहीं मिलने वाला है। ओके, चलिए तो आज यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। इस रक्षाबंधन रिश्तों की डोर के साथ सफलता की डोर होगी और भी मजबूत, रक्षाबंधन महा ऑफर के साथ। जी हां, विनर्स इंस्टीट्यूट लेकर आया है 5 से 8 अगस्त तक सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर महा छूट ऑफर, जिसमें एमपीपीएससी, बैंक, रेलवे, व्यापम सभी ऑनलाइन कोर्सेज आपको मिलेंगे नाम मात्र के शुल्क में। तो अब घर बैठे कीजिए सफलता की तैयारी शानदार और बेहतरीन शिक्षकों के मार्गदर्शन में। आज ही डाउनलोड करिए विनर्स ऐप। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर, या हमें मेल कर सकते हैं।